Question number 5. There are two lots of identical articles with different amounts of standard and defective articles. There are n articles in the first lot, n of which are defective, and m articles in the second lot, small m, of which are defective. K articles are selected from the first lot and L articles from the second slot, and a new lot results. Find the probability that an article selected at random from the new lot is defective. ये बोल रहे हैं आप, तो मतलब क्या है, मेरे पास दो लॉट है, दिस इज लॉट वन, दिस इज लॉट वन. लॉट वन में मेरे पास टोटल n है, इसमें से स्मॉल n डिफेक्टिव है. ये लॉट टू है, लॉट टू में कैपिटल M है, इसमें स्मॉल m डिफेक्टिव है. ये दिया हुआ है. अब इसमें से क्या बोल रहा है वो, के आर्टिकल्स आर टेकन आउट. के आर्टिकल्स आर टेकन आउट, और इसमें से लिए हैं मैंने एल आर्टिकल्स. तो एल आर्टिकल्स आर टेकन आउट, ये बोल रहा है, ठीक है ना. अब इसमें के आर्टिकल्स में से मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास आर तो डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव कितने मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने बोला आर डिफेक्टिव है. यहाँ पे के माइनस आर आर नॉन डिफेक्टिव, ठीक है ना. अब इसमें से मैंने मान लिए टी डिफेक्टिव है और एल माइनस टी आर नॉन डिफेक्टिव. ये हमारे पास एक एल्गोरिथम बन गया क्वेश्चन का. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमारे पास दो मेथड करने के, मैं दोनों सिखा रहा हूँ आपको. मेथड नंबर वन, ठीक है ना. अब आपने के आर्टिकल्स लिए हैं, उसमें से आर डिफेक्टिव आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एनसीआर बाय एनसीआर. तो यहाँ से आएंगे, एन में से आर डिफेक्टिव आए, और बचे कितने, एन माइनस एन, उसमें से कितने आए, के माइनस आर. टोटल कितने लेने हैं आपको, के आर्टिकल. तो ये आ गया एन सी के. ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डिफेक्टिव. इनटू दूसरे वाले में से बात करें तो एम में से टी आएंगे, स्मॉल एम सी टी, कैपिटल एम माइनस एम सी में से कितने आएंगे, एल माइनस टी आएंगे, अपॉन कितने आएंगे, एम सी एल. ये निकालने हैं मेरे को, ठीक है. और अब जो टोटल नया लॉट बना है, नए लॉट में डिफेक्टिव कितने, आर प्लस टी. भाई जो न्यू लॉट है मेरे पास, जो मेरे पास लास्ट में न्यू लॉट बन रहा है, उसमें टोटल कितने हैं, टोटल है उसमें के प्लस एल, जिसमें से आर प्लस टी डिफेक्टिव है. तो इसमें से डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आर प्लस टी बाई के प्लस एल. और जो ये आर है, ये कहाँ से कहाँ हो सकता है, आर इज फ्रॉम जीरो टू एन, जीरो टू एन डिफेक्टिव है. और जो टी है वो कहाँ से कहाँ हो सकता है, जीरो से एम. ये प्रोबेबिलिटी आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी जो आपको निकालनी है. दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी. इस प्रोबेबिलिटी की वो बात कर रहा है आपसे. ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसका सिग्मा निकालना पड़ेगा, दैट इज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. तो हमने देखा ये जो एनसीके है और ये एमसीएल है और ये के प्लस एल है, इसमें आर एन तो कुछ आ ही नहीं रहा, कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 1 अपॉन एन सी के इंटू एम सी एल इंटू के प्लस एल. ये आ गया मेरे पास. और सिग्मा आर जीरो से एन, सिग्मा आर जीरो से एन, ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास आर प्लस टी, ये आर प्लस टी भी आएगा मेरे पास, तो इंटू आर प्लस टी. और यहां पे आ गया एन सी आर एन माइनस एन सी के माइनस आर, और सिग्मा ऐसे ही आ रहा है टी वाला, टी बराबर जीरो, ठीक है. और टी जीरो से कहाँ तक है, एम तक, एम सी टी एम माइनस एम सी एल माइनस टी. यार अब दो ध्यान से देखो आप, ये सिग्मा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस ये आर प्लस टी को सेपरेट करना है मुझे. अगर मुझे आर प्लस टी को सेपरेट करना है तो
ये सिग्मा क्या बन जाएगा 1/NC के MCL K प्लस L। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार तो R आएगा और एक बार T आएगा, तो ये आ गया R 0 से लेके N, एक बार R आया तो R NCR N माइनस N CK माइनस R, ये आया R। इसके साथ में ये वाला सिग्मा T 0 से लेके M MCT कैपिटल M माइनस MCL माइनस T प्लस, अब दूसरी बार सिग्मा जो आएगा वो T वाला आएगा, R 0 से N NCR N माइनस N CK माइनस R सिग्मा T 0 से M, ये T अंदर गया T MCT M माइनस MCL माइनस T, ये दो सिग्मा आएंगे मेरे पास। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे R NCR कितना हुआ, R NCR पता है N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1, तो ये आ गया मेरे पास 1/NCK MCL इंटू K प्लस L, यहाँ से N बाहर आ गया और ये सिग्मा आ गया R 0 की बजाय 1 से आ जाएगा मेरे पास सिग्मा, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं होगा ये, तो ये 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा अपन को, तो ये सिग्मा आ गया R 1 से लेके N माइनस 1 CR माइनस 1 N माइनस N CK माइनस R, ये सिग्मा डायरेक्टली निकल चुका है। ये मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया था, अपर का सम लोअर का सम, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास MCL ये आ रहा है, प्लस इस वाले में इसका सम कांस्टेंट आ रहा है, अपर का सम लोअर का सम, तो ये आ रहा है NCK, और इसमें एक M बाहर आ जाएगा, सिग्मा R 1 से आएगा 1 से M माइनस 1 CT माइनस 1 इंटू M माइनस M CL माइनस T, तो ये आ गया 1/NCK MCL K प्लस L। अब ये सिग्मा कितना आ गया, इसको अपन दोनों को ऐड किया तो N माइनस 1 CK माइनस 1, और ये आ रहा है MCL प्लस ये आ गया NCK इंटू M, ये आ रहा है मेरे पास M माइनस 1, क्योंकि अपर इंडेक्स लेंगे अपन तो ये वाला इंटू ये वाला, तो ये कितना आ गया M माइनस 1 C L प्लस T है तो L माइनस 1, ये आ रहा है। ठीक है, अब ये NCK और MCL इन दोनों को अंदर डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 1/K प्लस L, ये आ रहा है N माइनस 1 CK माइनस 1 बाय NCK प्लस M माइनस 1 CL माइनस 1 बाय MCL, ये आ गया, और इसका रेशियो जो आएगा वो K बाय N आएगा, तो ये आ गया 1/K प्लस L, ये आ गया N इंटू K बाय N प्लस M इंटू L बाय M, खत्म आंसर। तो बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसको निकाला, तो बाइनोमियल थ्योरम से इसका प्रूफ आता है जो आपने किया आपने। अब बेसिकली मेरे को आपको एक जो नया तरीका सिखाना था वो उसके लिए मैंने किया, ये तो आपको स्टैंडर्ड सिखा दिया जो मेरे को करना था, ठीक है हमने कर लिया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पर हम जो दूसरा तरीका है उससे हम ट्राई करते हैं। दूसरे तरीके के लिए पहले काम करते हैं, इसको दोबारा से कॉपी कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आए क्या हुआ है। यहाँ देखिएगा ये हमारे पास लॉट दिया हुआ है, ठीक है ना, के आर्टिकल्स आर टेकन आउट। आप मुझे बताइए एक्सपेक्टेशन ऑफ वन डिफेक्टिव, एक्सपेक्टेशन ऑफ वन डिफेक्टिव इन लॉट 1 वो कितनी होगी, N बाय N, उसकी प्रोबेबिलिटी एक की डिफेक्टिव की। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ के डिफेक्टिव, अब के आर्टिकल्स ये वन डिफेक्टिव की है, या ऐसे बोले कि एक आर्टिकल के डिफेक्टिव होने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना। हमने के आर्टिकल्स लिए हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग डिफेक्टिव इन के आर्टिकल्स, हमने के लिया है तो कितनी आ गई, के N बाय N, उसकी प्रोबेबिलिटी इंटू के,
तो जो हमने कल कॉइन वाला किया था, ऐसे ही एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग डिफेक्टिव इन हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने लिए दूसरे वाले स्लॉट में से हमने, एम लिए, नहीं एम नहीं एल लिए, तो वो कितना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, एम बाई एम, और एल लिए, तो टोटल एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफेक्टिव इन न्यू लॉट वो कितनी हो गई, के एन बाय एन प्लस एम बाय एम एल, ये आ गई। अब ये जो एक्सपेक्टेशन है ये कितने आर्टिकल्स की है, ये टोटल कितने आर्टिकल्स लिए हम लोगों ने, के वहां से लिए एल यहां से लिए, तो ये के प्लस एल आर्टिकल्स की है, ठीक है ना। तो एक की एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफेक्टिव ऑफ वन आर्टिकल, ये तो के प्लस एल आर्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो एक की कितनी होगी, 1 के प्लस एल इंटू के एन बाय एन प्लस एम बाय एम इंटू एल। आंसर चेक कर लो, ये आंसर है। तो एक्सपेक्टेशन से आप देख रहे हैं फटाफट से आंसर आ रहा है, जो काम आपने वहां पे किया इसमें बहुत लेंदी काम था, यहाँ पे बहुत इजी हो गया है ये। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एन अनकंटेन एम ग्रीन्स एंड एन रेड बॉल्स, ये थोड़ा मिस हो गया यहाँ पे, एम ग्रीन एंड एन रेड बॉल्स के लेस देन एम एन बॉल्स आर ड्रॉन एंड लेड असाइड, ठीक है, देयर कलर बीइंग इग्नोर्ड, देन वन मोर बॉल इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास एम ग्रीन बॉल्स प्लस एन रेड बॉल्स, ये आपको दिया हुआ है। इसमें से हमने के बॉल्स निकाली, ठीक है, हमने मान लिया स्मॉल आर तो आ रही हैं ग्रीन बॉल्स और के माइनस आर आ रही हैं रेड बॉल्स, ये आ रही है, ठीक है। तो अब वो क्या बोल रहा है कि पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें हमारे पास कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, अब जब निकाल रहे हैं उसमें से ग्रीन आए, तो पहले आर ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एम सी आर और एन सी के माइनस आर अपॉन एम प्लस एन सी के, ये तो आ गई इतनी ग्रीन और के माइनस आर रेड आने की। अब बची ग्रीन कितनी, एम माइनस आर, और टोटल बॉल कितनी बची, एम प्लस एन माइनस के, तो अब ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, एम माइनस आर बाय एम प्लस एन माइनस के, और यहां पे आर जीरो से कहां होगा, के तक, कि आपके पास ग्रीन बॉल 0 1 हो या सारी के हो जाए, यही बोल रहा है आपसे। तो इसमें ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकालते जाओ, तो ये आ गया 1 अपॉन एम प्लस एन सी के इंटू एम प्लस एन माइनस के, ये आ गया सिग्मा के जीरो से, सॉरी नॉट के, आर जीरो से के एम सी आर एन सी के माइनस आर एम माइनस आर, ये आ रहा है। अब एक काम करो, इसको लिख लो ऐसे, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, तो एम प्लस एन सी के एम प्लस एन माइनस के आर जीरो से के, ठीक है ना, इसको लिख लिया एम सी एम माइनस आर इंटू एम माइनस आर एन सी के माइनस आर, इन दोनों को क्लब किया तो ये क्या बन जाएगा, एम माइनस वन सी एम माइनस आर माइनस वन, ये बनेगा, और एक एम बाहर आ जाएगा, आर इंटू एन सी आर वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ठीक है। तो पूरे में से एम तो बाहर आ गया, तो ये आ गया एम बाहर आया, ये आ गया एम प्लस एन सी के एम प्लस एन माइनस के, ये आ गया, ये आ गया आर। अब आर कहाँ से कहाँ आएगा मेरे पास, इसको अपन चेंज कर लें दोबारा से, तो ये बनेगा आर जीरो से लेके, जीरो से कहाँ तक जाएगा ये, एम माइनस आर जीरो से लेके के तक, और ये बनेगा एम माइनस वन सी आर और एन सी के माइनस आर, अपर का सम लोअर का सम, ये अपन ने किया हुआ है, अपर का सम यहाँ पे आता है, लोअर का सम यहाँ पे आता है, तो m बाय एम प्लस एन सी के एम प्लस एन माइनस के, ऊपर कितना आ गया, m प्लस एन माइनस वन सी के। तो बस अब तो आई थिंक बहुत सिंपल हो गया, m प्लस एन के बाई ये आएगा मेरे पास एन सी आर, तो ये कितना आ गया मेरे पास,
ये m, ये आ गया m प्लस n फैक्टोरियल, m प्लस n माइनस k फैक्टोरियल, उसके बाद कितना आ गया k फैक्टोरियल, ये m प्लस n माइनस k, ये आ गया m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आया पास, और नीचे आया, सॉरी ऊपर आएगा ये तो गलत लिख दिया, यह है m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल k फैक्टोरियल m प्लस n माइनस 1 माइनस k फैक्टोरियल। ठीक है, ये दोनों मिला के इससे कैंसिल हो गए, k फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और m प्लस n माइनस 1 कैंसिल हुआ तो ये बन गया m बाय m प्लस n। ठीक है, अब मैं बात करूं तो ये आप देखो बहुत सिमेट्रिक रिजल्ट आ रहा है, बहुत सिंपल सा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे मेथड नंबर 2 की बात करें तो P इनिशियल एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रीन कितनी होगी, m बाय m प्लस n। और जब आप बिना देखे बॉल्स बाहर निकाल रहे हैं या बिना देखे बॉल्स रख रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन कभी चेंज नहीं होती है। तो जो इनिशियल एक्सपेक्टेशन होती है वही फाइनल एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन का खेल ही यही काम करता है। मैं कहा था आपने बॉल्स निकाली, आपने कलर नोट नहीं करे, जैसे अपन ने क्वेश्चन किया था पहले भी कॉइन्स वाला या वो वाला कार्ड निकाला था कि 5वें ड्रॉ पे एस ऑफ स्पेड है, तो एक्सपेक्टेशन चेंज नहीं होती। जो एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में रहती है वही एक्सपेक्टेशन बाद में मेंटेन होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही रहने वाला है, उससे कोई भी चेंज नहीं होगा। जो एक्सपेक्टेशन इनिशियल है वही एक्सपेक्टेशन फाइनल रहेगी। इस क्वेश्चन में देख लो आप, इसमें उल्टा काम कर रहे हैं। एन अनकंटेन्ड m बाइट एंड n ब्लॉक्ड बॉल्स, a ball is drawn at random and put back into the urn along with k additional balls of the same color as that of the ball drawn. A ball is again drawn at random. What is the probability that ball drawn now is white? वही सेम एक्सपेक्टेशन, सेम क्वेश्चन है ये। ये अर्न है, बॉल वाइट आ रही है या ब्लैक आ रही है, ठीक है ना, वाइट। तो अब वाइट आ रही है तो अब वाइट कितनी हो जाएगी, हमने कितनी बॉल्स रखी हैं, k बॉल्स, तो अब वाइट कितनी हो गई m प्लस के, और ब्लैक कितनी हो गई n, और ब्लैक आ रही है तो वाइट कितनी हो जाएंगी m, और ब्लैक कितनी हो जाएगी n प्लस के, ये आ गया। अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं, इस पूरे सैंपल स्पेस से एक वाइट बॉल निकालनी, इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो पहले वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी m बाय m प्लस n, उसके बाद वाइट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी m प्लस के बाय m प्लस के प्लस n, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी n बाय m प्लस n, फिर वाइट आने की प्रोबेबिलिटी m बाय m प्लस n प्लस k। ठीक है ना, तो पूरे में से m बाय m प्लस n तो बाहर आ गया मेरे पास, अंदर बच गया m प्लस के बाय m प्लस के प्लस n प्लस n बाय m प्लस n प्लस k। ये देखो ये बना रहा है, तो ये बेसिकली कितना आ गया m बाय m प्लस n। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन से जो एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में रहती है वही एक्सपेक्टेशन बाद में रहती है, वो चेंज नहीं होती है। क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं कंटीन्यूअस सैंपल स्पेस। इसमें बात करें तो दो एक्सियम्स होती हैं। एक्सियम नंबर 1, इफ ए पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम ऑन ए गिवन लाइन सेगमेंट PQ, देन द प्रोबेबिलिटी इट फॉल्स ऑन AB, मतलब वो यहाँ से यहाँ फॉल करे, यहाँ से यहाँ फॉल करे, तो दैट प्रोबेबिलिटी इज लेंथ ऑफ AB बाय लेंथ ऑफ PQ, जो रिक्वायर्ड फेवरेबल बाय टोटल लेंथ। और ऐसे ही इफ ए पॉइंट इज टेकन एट रैंडम ऑन द एरिया A which included area A1, then the chance that point falls on A1, इस पे फॉल करे, इस वाले पे, तो A1 is a subset of A है, तो area of A1 by area of A, that is the probability। देखिए क्वेश्चन समझना, यहाँ पे समझाता हूँ आप लोगों को, फिर आप क्वेश्चन हैं ट्राई करने के लिए वो ट्राई करिएगा। आपसे क्या बोल रहा है, पॉइंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose side length is 3। ठीक है, ये बोल रहा है whose side length is 3, तो अपन ने एक ट्रायंगल बना लिया, इसकी साइड लेंथ आपको पता है ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, फाइंड द चांस दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एनी कॉर्नर इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब ग्रेटर देन 3 का मतलब ये ग्रेटर देन 1 यूनिट, नॉट 3, ग्रेटर देन 1 यूनिट। इस तरह से हम सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल क्या, सर्कुलर आर्क बनाएंगे, और ये लेंथ होगी 1। ठीक है, अब वो बोल रहा है इससे ज्यादा होना चाहिए, तो जो पॉइंट है वो कहां पे लाई करना चाहिए, यहाँ पे इसके बीच में, ये बीच में लाई करना चाहिए।
तो आप क्या करो, टोटल एरिया जो होगा मेरे पास वो तो होगा √3/4 ए स्क्वायर इंटू 9, ये आ गया 9√3/4। ठीक है, अब जो मेरे पास ये वाला एरिया होगा, ये वाला एरिया सर्कुलर का, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये A1 कितना होगा 60 ये 60 ये 60 ये, तो ये एरिया होगा मेरे पास πr²/2, तो ये आ गया π/2, क्योंकि 180 हो रहा है तो हाफ होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी मेरे पास a - a1/a, तो ये आ गया 1 - a1/a, ये आ गया, तो प्रोबेबिलिटी इज 1 - π/2/9√3/4, which is coming out to be 1 - 2π/9√3. This is the answer. A circle of radius a is inscribed in a square of side 2a. Find the chance that point chosen at random is inside the square but outside the circle. ये बोल रहा है आपसे, इसका मतलब हमने एक स्क्वायर ले लिया, और एक सर्कल बना लिया हम लोगों ने। इस तरह से आ गया। अब वो बोला इनसाइड द स्क्वायर बट आउटसाइड सर्कल, तो मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया और ये एरिया आनी चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ एरिया ऑफ ए इज 4a², क्योंकि ये लेंथ आपको दी हुई है 2a, तो जो टोटल एरिया है वो ये होगा। अब मैं बोल रहा हूँ पी A1 इज एरिया ऑफ सर्कल, A1 इज एरिया ऑफ सर्कल, तो A1 कितना आ गया πa², रेडियस ए है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसके बाहर होना चाहिए, तो मतलब a - a1/a, तो 1 - a1/a, तो प्रोबेबिलिटी इज a1/a कितना आ गया π/4, तो 1 - π/4 इज द आंसर। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ग्राफ ऑफ फंक्शन, दिस वन इज स्ट्रिक्टली अबव x एक्सिस, मतलब क्या हो गया d < 0, तो ये आ गया 64a + 5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 64 7a + 5 < 0, तो ये आ गया a² + 17a, 64 तो कट जाएगा, और प्लस का 30 < 0, तो ये आ गया a + 2a + 15 < 0, तो a बिलोंग्स टू -15 से -2, तो मेरे पास ओवरऑल लेंथ कितनी आ रही है, ओवरऑल लेंथ वो दी हुई है -20 से 0, तो कितनी आ रही है 20, और रिक्वायर्ड कितनी आ रही है -15 से -2, तो कितनी आ रही है 13, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 13/20। क्लियर है। इसमें क्या दिया हुआ है, लेंथ सेगमेंट ऑफ लेंथ ए इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एट रैंडम बाय टेकिंग ए पॉइंट ऑन इट, मतलब ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, ऑफ लेंथ ए, इसकी लेंथ आपको ए दी हुई है, ये दी हुई है। अब वो क्या बोल रहा है, आपने इन बिटवीन एक पॉइंट लिया, इसकी लेंथ a है, इसकी बचे हुए की a - x है, ये बोल रहा है। नो पार्ट इज ग्रेटर देन b, कोई भी b से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब x हैज टू बी लेस देन b, a - x हैज लेस टू बी b, तो x लेस देन b आ गया, और x ग्रेटर देन कितना आ गया a - b, तो जो x की लेंथ आ रही है वो a - b से b आ रही है, तो फेवरेबल कितना आ गया मेरे पास b - a - b, तो कितना आ गया 2b - a, और टोटल कितना है, जो x है तो ये आ गया, टोटल कितना है मेरे पास a है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई मेरे पास 2b - a/a, कि x की वैल्यू जो होगी 0 से होगी, टोटल में जो x है वो कहीं भी वेरी कर सकता है, तो x विल बी फ्रॉम 0 to a, ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं ये। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, अपने पास क्या दिया हुआ है, एक क्लॉथ ऑफ 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो आपको दी हुई है 10 मीटर दी हुई है, हैज़ टू बी डिवाइडेड अमंग 3 ब्रदर्स, तो पहले वाले को मान लो मिला x कपड़ा, दूसरे को y, तीसरे को 10 - x - y। अब वो क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो वन गेट्स मोर देन 4 मीटर ऑफ क्लोथ, मतलब जो x है वो कहाँ से कहाँ होगा मेरे पास, x विल बी फ्रॉम 0 to 4,
y is from 0 to 4 and 10 minus x minus y should also be less than 4. तो x plus y आ गया greater than equal to 6. ठीक है, अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल जो एरिया होगा हमारे पास, गिवन एरिया वो होगा कि x जो है वो 0 से 10 हो सकता है क्योंकि उसको मैक्सिमम वही मिल सकता है, y भी 0 से 10 हो सकता है, और 10 माइनस एक्स माइनस वाई दिस हैज टू बी पॉजिटिव. तो x प्लस वाई क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए. तो ये x और y ये मेरे पास गिवन है, मतलब जो टोटल केसेस है मेरे पास वो है, ये सैंपल स्पेस है. तो x 0 से 10, y 0 से 10, तो ये आ गया सर, तो ये आ गया 10,0, दिस इज 0,10, ये आ गया, और ये मेरे पास ये वाला एरिया आ गया. तो इसमें हम एरिया की बात करें तो ये P आ रहा है हाफ इंटू 10 इंटू 10, ये कितना आ गया 50. ये कौन सा एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया नहीं है, टोटल एरिया है जो नीचे आता है. अब मैं बात करूं रिक्वायर्ड एरिया की. अगर हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया की, तो देखना ध्यान से, x 0 से 4, y 0 से 4 और x प्लस वाई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 6. हम एक काम करेंगे, एक स्क्वायर ले लेंगे, ये पॉइंट है 4,4, ये 0,4, ये 4,0, और एक लाइन लेंगे x प्लस वाई बराबर 6, ये आ गया. तो ये पॉइंट आ गया 4,2, ये आ गया 2,4. अब इससे ऊपर और इसके अंदर तो ये वाला एरिया, तो ये दो है, ये दो है, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है मेरे पास वो कितना आ रहा है, हाफ इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया 2. तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/50, कितना आ गया 1/25. दिस इज द प्रोबेबिलिटी. ये निकलती है इस तरह से. प्रोबेबिलिटी तो सही है. क्या बोल रहा है, ए स्टार्ट फ्रॉम town X anytime between 1 p.m. to 4 p.m. and walk towards town Y on a straight road with a speed of 4 km per hour, and B starts from the town Y at any time between 1 p.m. and 4 p.m. and walks towards X at 4 km per hour. Assume all times of starting are equally likely. Find odds in favor of their meeting on way. Distance between train towns is 4 km. तो ये क्या है, 1 p.m. से 1 PM से 4 PM के बीच में चल रहे हैं, और टाइम कितना लगना चाहिए इनको, 1 आवर. यही बोल रहा है. ए जा रहा है, ए जा रहा है एक्स से और बी जा रहा है वाई से, ठीक है ना. तो हमने बोला ए का स्टार्टिंग टाइम एक्स मान लिया और बी का स्टार्टिंग टाइम वाई मान लिया. अब उनको वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा क्योंकि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है मेरे पास और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे पास. तो 1 घंटा लगने वाला है टाइम टू रीच फ्रॉम वन टाउन टू अदर. एक टाउन से दूसरे टाउन पहुंचने में इतना टाइम लगने वाला है मुझे, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे कि जो x माइनस वाई का मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी वो बीच में मिलेंगे. और x जो भी होगा वो 0 से 3 घंटे के बीच में हो सकता है, y भी कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 3 घंटे के बीच में हो सकता है, ठीक है. अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो टोटल एरिया तो कितना आ गया, टोटल एरिया इज 9, x 0 3 है, y 0 3 है. अब रिक्वायर्ड फेवरेबल एरिया निकालना है मुझे. तो फेवरेबल एरिया निकालने के लिए ध्यान से देखना है, यहाँ पे x 0 से 3 है, y 0 3 है, तो ये 3,0, ये 0,3 और ये 3,3. मॉड x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है. तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन ये आ रहा है पास. तो x माइनस वाई इक्वल टू 1 वाली लाइन कौन सी होगी, x इज 1, y इक्वल टू -1, ये आ रहा है पास, x माइनस वाई इक्वल टू ये वाली. तो और x माइनस वाई इक्वल टू -1 वाली कौन सी होगी, x माइनस 1 y 1. तो दिस इज अ लाइन, ये 1 और ये यहाँ भी 1.
दिस लाइन इज x माइनस वाई इक्वल टू -1, और सिमिलरली दिस इज द लाइन x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये 1 वाई लाइन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, तो लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 0,0 डालेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे, इसके ऊपर और इसके नीचे, मतलब जो एरिया आ रहा है मेरे पास वो बेसिकली ये वाला एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा मेरे पास, y बराबर 3 डाला अपन ने तो ये आ गया x बराबर 2, तो 2,3, दिस इज अ पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज 0,1, ठीक है। सिमिलरली दिस पॉइंट इज 3,2 एंड दिस पॉइंट इज 1,0। तो टोटल एरिया, ये एरिया कितना आ रहा है, इसका एरिया भी आ रहा है 2, इसका एरिया भी आ रहा है 2, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आ गया फेवरेबल एरिया, फेवरेबल एरिया इज 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग इज 5/9। ऑड्स इन फेवर क्या होते हैं, ऑड्स इन फेवर इज p by 1 minus p, 5/9 by 4/9, which is coming out to be 5/4। क्लियर है क्या? This theory of probability can be used to estimate the value of testimony of witness. Such an application rests on the two basic assumptions, दो basic assumptions होते हैं हमारे पास, that to each witness there pertains a constant p, his credibility which measures the average frequency with which he speaks the truth। मतलब हमें ये चेक करना होता है कि जैसे मान लीजिए वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, क्रेडिबिलिटी हो गई, कि कोई बंदा है तो 10 में से 7 बार सही बोलता है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी होगी, 7/10। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें कि वो कितना सही बोल रहा है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। जैसे मान लो 5 विटनेस हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक विटनेस दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। तो दो चीजें होती हैं, इसको टेस्टिमनी बोलते हैं। क्वेश्चन से समझाता हूं आप लोगों को। इफ P1 बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टेटमेंट मेड बाय A is true and P2 has another similar meaning to B, A and B made the same statement S, find the probability that statement S is true। अब देखिए ये बेसिकली कंडीशनल जैसा है, बेस जैसा ही काम होता है यहाँ पर। तो हमने क्या बोला, केस बनाया हमने, पहले हमने A1 लिया, A spoke truth and B also spoke truth, दोनों ने सच बोला। A2 केस बनाया, A lied and B also lied। A3 बनाया, A spoke truth and B lied। A4 बनाया, A lied but B spoke truth। ठीक है ना। अब आपको एक इवेंट E दिया हुआ है, दे हैव गिवन सेम स्टेटमेंट, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों ने सेम स्टेटमेंट किया और वो स्टेटमेंट सही हो, मतलब आपसे P(A1) दोनों सच बोला तभी सही होगी वो। इसका मतलब क्या है, आपसे बोल रहा है P ऑफ A1 गिवन E, तो वो कितना होगा, P ऑफ A1 P ऑफ E गिवन A1 बाय, नीचे सिग्मा आएगा, P ऑफ A1 P ऑफ E गिवन A1 प्लस P ऑफ A2 P ऑफ E गिवन A2 प्लस P ऑफ A3 P ऑफ E गिवन A3 प्लस P ऑफ A4 P ऑफ E गिवन A4। अब P ऑफ A1 कि दोनों ने, P ऑफ A1 क्या है, दोनों ने सच बोला हो, तो वो आएगा P1 P2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कि दोनों ने सेम स्टेटमेंट दी हो 1 हो जाएगी, जैसे P1 P2 इंटू 1। अब एक ने सच बोला हो, दोनों ने झूठ बोला हो, तो 1 माइनस P1 1 माइनस P2, इसकी प्रोबेबिलिटी दोनों की स्टेटमेंट मैच कर जाए इज 1। एक ने सच बोला हो, एक ने झूठ बोला हो, स्टेटमेंट मैच करने की प्रोबेबिलिटी 0। इसने झूठ बोला, इसने सच बोला, स्टेटमेंट मैच करने की प्रोबेबिलिटी 0। तो P ऑफ A1 गिवन E is basically P1 P2 by P1 P2 plus 1 minus P1 1 minus P2। दिस इज अ, दोनों स्टेटमेंट सही हो उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है
प्रोबेबिलिटी, मैंने क्वेश्चन की तरह करा दिया है लेकिन फॉर्मूला है बेसिकली ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेटमेंट बीइंग ट्रू given they have asserted same statement, they have asserted same statement. इसी में केस नंबर 2 ले लें अपन. केस नंबर 2, if probability of happening of event, ये आपको दिया हुआ है P कि अब इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है. तो अब जो मेरे पास P ऑफ E गिवन A1, वो तो कितना होगा, इवेंट होगा, फिर ये आएगा P E गिवन A2, इवेंट हुआ ही नहीं है और उन्होंने झूठ बोल दिया. झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस P1 1 माइनस P2. P ऑफ E गिवन A3 इज 0, P E गिवन A4 इज 0. ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं ये. तो P of A1 given E is P P1 P2 by P P1 P2 plus 1 minus P 1 minus P1 1 minus P2. ये आ गया. तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी. तो इसमें इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी भी लेनी पड़ेगी आपको, बस वो लिया है मैंने. इन दिस केस they may lie only in one way. देखो क्या मतलब हुआ इसका, समझाता हूं मैं आपको. जो मैं अगला केस ले रहा हूं वो यही है. अगला मैं ले रहा हूं यहां पे कॉन्सिडेंस टेस्टिमनी, कि मतलब उनका झूठ बोलने के तरीके भी आ गए हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग सेम लाई इज सी. कि वो सेम झूठ बोले ये भी जरूरी नहीं है ना. जैसे मान लो मैंने एक डाइस रोल की, उसमें 2 आ गया, अब दोनों ने बोला कि 2 नहीं आया. अब ये झूठ बोलने के 5 तरीके हैं दोनों के पास. 1 से लेके 6 में 2 आ गया, बाकी बचे 5. अब दोनों सेम झूठ बोले ये जरूरी कोई है, तो वो भी हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों सेम झूठ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने सी मान ली. तो बस अब क्या हो जाएगा, P ऑफ A1 गिवन E, बाकी सब सेम रहेगा, ये सब सेम रहेगा यहाँ पे P P1 P2 प्लस ये 1 माइनस P 1 माइनस P1 1 माइनस P2. बस झूठ सेम बोलना है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी C. ऊपर वाले केस में वही बता रहा था मैं, C1 होगा क्योंकि दोनों झूठ एक ही बोल सकते हैं, या तो इवेंट हुआ है या नहीं हुआ है. तो वहां पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे. जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, a bag consists of n balls of different colors and are of which one of which is white. ठीक है. The probability that A and B speaks truth is P1 P2. One ball is drawn from the bag and A and B both assert that it is white. Find the probability that drawn ball is white. तो probability of white वो कितनी होगी मेरे पास, 1 by n. Probability of any other color is n minus 1 by n. इवन इवेंट डिफाइन किया मैंने, drawn ball is white, और E2 डिफाइन किया मैंने, drawn ball is not white. ठीक है. अब वो क्या बोल रहे हैं यहां पर, इसमें आगे क्या बात की जा रही है, E both asserts that drawn ball is white. दोनों ने बोला कि वो ये है. तो P ऑफ E1 गिवन E, आपसे ये पूछ रहा है आपसे, P ऑफ E1 गिवन E कि सही में बॉल वाइट आई हो, तो वो कितना होगा, P ऑफ E गिवन E1 बाय P ऑफ E1 गिवन E1 P ऑफ E गिवन E2. ये आ गया. ठीक है ना. अब P ऑफ E1 वाइट आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 9. ठीक है. अब दोनों ने सच बोला हो, उसकी प्रोबेबिलिटी P1 P2. यहां से 1 by n PE गिवन E जो होगा वो तो क्या होगा, P1 P2. सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है. अब P2 वाइट नहीं आई, उसकी प्रोबेबिलिटी n-1 by n.
दोनों ने झूठ बोला होगा कि वाइट आई है, इसकी 1 माइनस P1 P2। अब साथ में आई कॉन्फिडेंस प्रोबेबिलिटी। अब मुझे बताओ उनके पास झूठ बोलने के कितने तरीके? झूठ मतलब उन्होंने कोई चीज बोली होगी, जैसे मान लो वाइट है, वाइट के अलावा मेरे पास N-1 कलर्स और है, तो वो कोई एक बोला होगा ना उन्होंने, और दोनों ने सेम, मान लो दोनों ने बोला हो रेड कलर, ठीक है ना, तो दोनों रेड बोलेंगे, मेरे पास बचे कितने कलर? N-1। उसमें से उन्होंने रेड ही बोला हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? दोनों ने, कोई एक ने बोला, किसी एक ने रेड ही बोला हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/N-1, 1/N-1, और दोनों ने सेम बोला, इसका प्रोबेबिलिटी C। तो ये बेसिकली C है आपके पास। ये दोनों ने कोई एक सेम कलर बोला, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/N-1 का होल स्क्वायर, 1/N-1 एक के लिए 1/N-1 दूसरे के लिए। ये हम क्या बात कर रहे हैं? Pn है मेरे पास। Pn का मतलब जो फर्स्ट टॉस है वो या तो हेड आ जाए, तो बचे कितने? N-1, या फर्स्ट टॉस टेल आ जाए, बचे कितने? N-1, ठीक है ना। तो हेड आने पे कितना स्कोर बन रहा है मेरे पास? फॉर हैवी हेड के लिए कितना हेड आने की प्रोबेबिलिटी? हाफ। तो ये N-1 नहीं बचे, ये N-2 बचे, हेड पे 2 आ रहा है मेरे पास, तो ये कितना आ गया बचे में? Pn-2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, बचा कितना? Pn-1। तो ये आ गया 2Pn इक्वल टू Pn-1 प्लस Pn-2, जो आपसे पूछा गया है। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, वो पूछ रहा है आपसे फाइंड Pn। फाइंड Pn का मतलब, अब सेम मैंने कराया कौन क्वेश्चन, सचिन वाला क्वेश्चन कराया था मैंने आपको, 2Pn+1 इक्वल टू Pn प्लस Pn-1। दोनों को माइनस कर दिया, तो 2 of Pn+1 Pn, इसको माइनस किया तो ये आ गया Pn-2, ये आएगा, ये बन रहा है ना मेरे पास, Pn-2, ठीक है। अब Pn- क्योंकि ये आ रहा है 2Pn+1 माइनस Pn, यहाँ लिखा Pn-1 माइनस Pn-2 माइनस Pn-1, ये लिखना पड़ेगा हमको, ये आएगा। अब इसको मान लेते हैं Qn फॉर एग्जांपल, ये कितना आ रहा है? 2Qn, ये कितना आएगा? Qn-1, और ये कितना आएगा? प्लस Qn, Qn-2, ये आ रहा है, ये बन रहा है अपने पास। देख, तो ये कितना आ गया मेरे पास? इसको अपन लिखा 2Qn माइनस Qn-1 माइनस Qn-2 बराबर 0, 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? -½ और 1, ये आ रहे हैं। तो जो Qn बनेगा मेरे पास, Qn कितना बन जाएगा? लैम्डा टाइम्स -½ की पावर n प्लस म्यू टाइम्स 1, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ से अपन को Q1 सब निकालना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो Q1 निकालते हैं, तो Q1 निकाल सकते हैं क्या अपन? क्या चीज़? Pn में बनाते, हाँ ये सही बात है, इसमें ज़रूरत ही नहीं थी मुझे कराने की, इतना ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे, डायरेक्टली यहीं से बना सकते थे क्वालिटी। सही बोल रहा है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है मुझे, तो डायरेक्टली इसकी क्वालिटी भी तो यही बनेगी ना मेरे पास, इसकी क्वालिटी भी यही बनेगी, ये डायरेक्टली Pn बन जाएगा मेरे पास, ये Pn आ गया, Pn। और P1 कितना होगा? 1 पॉइंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1, ठीक है, हाफ ही होगी, मतलब वो टेल ही आना पड़ेगा। P2 कितना होगा? 2 पॉइंट आने की, या तो एक हेड आए या 2 टेल आए। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, 2 टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, तो कितना आ गया? 3/4। यही आएगा, तो एक हेड आएगा या 2 टेल आएंगे, इसके अलावा पॉसिबिलिटी है नहीं। तो ये हमें पास एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, और ये 3/4। तो n बराबर 1 डाला, तो ये -λ/2 प्लस म्यू
बराबर हाफ, और दूसरे में आ गया n बराबर 2 डाला तो लेमडा बाय 4 प्लस म्यू इज 3/4, दोनों को माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया, लेमडा बाय 4 हाफ प्लस 1/4 3, लेमडा बाय 4 इक्वल टू 1/4, तो लेमडा आ रहा है 1/3, लेमडा आ गया 1/3, तो म्यू कितना आ रहा है, म्यू इज 1/2 प्लस 1/6, 4/6, 3 प्लस 1 2/3, तो पी एन कितना आ गया 1/3 माइनस हाफ की पावर n प्लस 2/3, दिस इज आंसर। क्लियर है क्या? क्या बोला, इन सिटी ए पर्सन आइदर हैज एसयूवी कार और ए सेडान कार विद प्रोबेबिलिटी 3/10 और 4/10 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ये बोल रहा है आपसे। इफ ही हैज ओनली सेडान ओनली देन ही कीप्स द ड्राइवर विद प्रोबेबिलिटी 6/10 एंड व्हेयरएज इफ ही ऑन से एसयूवी ही कीप्स द ड्राइवर विद 7/10, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए पर्सन है जिसके पास सेडान है या बी एसयूवी है, ठीक है ना, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10, ये 3/10, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/10, इसके बाद ड्राइवर रखने की प्रोबेबिलिटी कि उसके बाद और ड्राइवर रखा जाए तो ये कितनी है मेरे पास 6/10 और ये कितनी है 7/10, ठीक है, और बोथ हैं तो ड्राइवर रखने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ लिख देता हूँ बोथ, अगर दोनों हो तो ड्राइवर रखने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 9/10, ये दिया हुआ है आपको। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज बेसिकली PA PB, तो कितना आ गया 12/100, 3/10 4/10। P ऑफ ओनली सेडान, ओनली सेडान का मतलब क्या हो गया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट विच इज ऑफ PA इंटू PB कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया, ये ओनली सेडान है उसके पास, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/10 इंटू 6/10 विच इज 18/100। P ऑफ ओनली SUV, P of only SUV is P of A complement intersection B which is of P of A complement of PB, तो ये कितना आ गया 7/10 इंटू 4/10 विच इज 28/100। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है P ऑफ ड्राइवर, तो क्या होगा P ऑफ ओनली सेडान, P ऑफ ओनली SUV, P ऑफ बोथ। P ऑफ ओनली सेडान की प्रोबेबिलिटी अभी निकाली हम लोगों ने, कितनी आई थी 18/100, उसके बाद ड्राइवर रखने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/10, इसकी आई है 28/100, इसके बाद ड्राइवर रखने की प्रोबेबिलिटी 7/10, दोनों होने की प्रोबेबिलिटी 12/100, उसके बाद ड्राइवर रखने की प्रोबेबिलिटी 9/10, इसको ऐड करेंगे सबको तो ये आ जाएगा मेरे पास 206/500 विच इज़ 103/250, और E जो हमने बोला है ही कीप्स ड्राइवर, ये आपसे पूछ रहा है, और दूसरे में पूछ रहा है P ऑफ प्रोबेबिलिटी ही ओन्स SUV, तो P ऑफ B गिवन E, ये पूछ रहा है आपसे, तो कितना होगा PB P ऑफ E गिवन B बाय सिग्मा, ये आ गया, दिस इज द आंसर। Two person A and B have 16 and 15 fair coins respectively. If both of them tosses all the coin, then the probability that A gets more head than B is P. हमने क्या किया, assume they have 15 coins each. They have 15 coins each. So P is the probability that A has more head. Q is the probability that B has more head, and R मतलब they have equal number of heads। तो टोटल ये 3 केस बनेंगे मेरे पास, तो P प्लस Q प्लस R तो कितना होगा 1, और P बराबर कितना होगा Q, होगा ही नहीं होगा,
तो P बराबर Q डाल दिया यहाँ पे, तो ये आ गया 2P प्लस R इज 1, ये आ गया। अब मैंने क्या बोला, नाउ A विल टॉस हिज 16th कॉइन, 16 कॉइन कर रहा है, तो P A हैज मोर हेड्स। अगर P वाला केस हुआ तो 1 ही होगी, अगर उसके मोर हेड है, उसका टेल है, हेड है, क्या फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो पहले जीत गया है। तो क्यों हो जाए, B के पास मोर हेड आएंगे होंगे, तो एक बार टॉस करने से A के पास नहीं हो सकते। लेकिन अगर ड्रॉ हुआ और एक पॉइंट टॉस कर रहे हैं, तो अगर P के पास हेड आ गया तो वो जीत जाएगा, तो R इंटू हाफ। तो जो अपना P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A हैज मोर हेड्स, वो होगा P प्लस R इंटू हाफ, और यहां से 2 से डिवाइड किया तो P प्लस R बाय 2 इज हाफ। ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ। तो हम 3 केस होंगे, या तो P वाला होगा, या Q वाला होगा, या R वाला होगा। P वाला होगा तो वैसे जीत चुका है वो, अब हेड आया टेल है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो A के पास आ रहा है, B के पास नहीं आ रहा है। B वाला बोल रहा हूं मैं, B के पास ज्यादा हेड है Q वाले में, अगर उसके पास ज्यादा हेड है, उसका हेड आ भी गया तो बराबर ही हो पाएगा, मैक्स टू मैक्स, जीत नहीं पाएगा वो। और R वाला लिया, जब इक्वल चल रहे हैं, तो अब एक हेड और आ गया तो वो जीत जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। दिस इज Monty Hall problem. Suppose you are on a game show and you are given the choice of 3 doors. Behind one door is car and behind the other 2 is goat. You pick a door, say number 1, and the host, who knows what is behind the door opens another door, says number 3, which has a goat. Then he then says to you, do you want to pick door number 2? Is it to your advantage to switch the doors? यहाँ देखना, हमने मान लो जो स्टार्टिंग में पिक किया है, पिक द डोर विच हैज कार बिहाइंड इट, भैया तो ये पॉसिबिलिटी होगी। ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, पिक द डोर विच हैज नो कार बिहाइंड इट, विच हैज नो कार बिहाइंड इट। ई का मतलब क्या है, इवेंट रिवील्स डोर ऑफ गोट, रिवील्स डोर ऑफ गोट। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि P ऑफ A गिवन ई, कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपने कार वाला गेट लिया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, P ऑफ A, P ऑफ E गिवन A अपॉन P ऑफ A, P ऑफ E गिवन A प्लस P ऑफ B, P ऑफ E गिवन B। तो P ऑफ A कितना है, 1/3, कि आपने कार वाला की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, क्योंकि एक ही डोर के पीछे है। और रिवील्स, अगर आपने वो लिया है, कार वाला डोर लिया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि गोट वाला है कि दोनों ये गोट वाले ही हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। यहाँ 1/3 इंटू 1। अब आपने डोर लिया है नो कार वाला, तो वो 2/3 है। इसके बाद गोट वाले की प्रोबेबिलिटी जो की हुई है मेरे पास, रिवील्स डोर ऑफ गोट, ठीक है ना, वो कितना होगा मेरे पास, 1। ओपन होने की 1 ही होगी, क्योंकि वही उसी को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं रैंडमली कर रहा है कि हाफ हो जाएगी, उसी को वही डोर करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही रहेगी मेरे पास, वो कर सकता है मतलब बेसिकली। तो ये कितना आ गया, 1/3। ऐसे ही निकालेंगे P B गिवन ई, वो कितना आ गया, 2/3। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आपने कार वाला गेट पिक किया हो, ठीक है ना, उसकी तो प्रोबेबिलिटी कम है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आपने बिना कार वाला गेट किया हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपने बिना कार वाला किया हो, तो स्विचिंग में ही फायदा है, क्योंकि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ रही है कि आपने बिना कार वाला गेट पिक कर रखा है, तो स्विच इज बेटर। क्यों, आपने कार वाला गेट पिक किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, गेट ऑफ कार, और ये वाला जो है गेट ऑफ गॉड, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपने गोट वाला पिक किया हुआ है, तो इसलिए स्विचिंग ज़्यादा अच्छा है। इसमें और भी तरीके हैं समझने के, और भी डिफरेंट तरीके से। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 मैंने बोला कि मेरे पास डोर नंबर 1, डोर नंबर 1, डोर नंबर 2 एंड डोर नंबर 3, ये आ गया। तो हमारे पास इसमें क्या हो सकता है, कार हो, इसमें गोट हो, इसमें गोट हो, या इसमें गोट हो, इसमें कार हो, इसमें गोट हो।
या इसमें गोट हो, इसमें गोट हो, इसमें कार हो, ठीक है ना। अब आपने क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास कि अगर इसकी बात करें यहाँ देखिए आप, इसमें हमने बोला कि ये सेम, और यहाँ पे मैंने क्या स्विच, ये दो केस बनाया मैंने। तो मैंने सेम बोला तो आपने डोर नंबर 1 पिक किया हुआ है तो आप कार पे हैं, और सेम रहते हैं तो यहाँ जीत जाएंगे आप। यहाँ पे सेम रहते हैं तो लूज करते हैं आप, यहाँ पे सेम रहते हैं तो लूज करते हैं आप, कि उसने ये वाला डोर ओपन किया हुआ, यहाँ पे कोई भी इनमें से एक ओपन कर दिया हुआ, यहाँ पे ये वाला ओपन किया हुआ उसने। अब इसमें स्विच करते हैं तो लूज करते हैं आप, इसमें स्विच करते हैं तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आप विन कर जाएंगे। यहाँ पे स्विच करते हैं तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आप, विन कर जाएंगे आप। तो सेम रहने में 2 में लूज, 1 में विन, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/3, सॉरी जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, यहाँ पे 2/3। तो आप देख सकते हैं स्विच करने में आप 3 में से 2 केस में जीत रहे हैं आप, और सेम रहने में 3 में से केवल 1 केस में जीत रहे हैं आप। इसी मॉन्टी हॉल को और भी एक्सटेंड किया जाता है। अगर मान लो मेरे पास n डोर्स हैं, तो और आपने डोर नंबर 1 पिक कर दिया, तो टिल सेकेंड लास्ट डोर आपको सेम रहना है, चेंज नहीं करना है। एंड इफ 2 डोर्स आर लेफ्ट, या 1 डोर इज लेफ्ट, 1 मोर डोर इज लेफ्ट, उस टाइम पे आप क्या कर दो, स्विच मार जाओ। जैसे मान लो आपके पास 5 दरवाजे हैं, आपने डोर नंबर 1 पिक किया, तो पहले सेम, फिर सेम, फिर सेम, जब एक बच जाए उसके अलावा और, तब स्विच मार दो। तो स्टार्टिंग में सेम रखने, और बाद में लास्ट जब सेकंड लास्ट बच जाए तब स्विच मार देना है। तो मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम फॉर n डोर्स भी ऐसे ही सॉल्व की जाती है। क्लियर है क्या? तो दिस इज द क्वेश्चन जहां पे अपन ने, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। ये अपन को n होल नंबर्स आर टेकन एट रैंडम एंड आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, फाइंड द चांस दैट लास्ट डिजिट इज 1379। तो आप 1379 लेंगे, इनको कोई भी 4 में से कोई भी ले लीजिए आप, और मल्टीप्लाई करें 1379 ही आएगा। तो 1379 लेने के लास्ट डिजिट कोई भी 10 हो सकती है, 0 से 9। तो 137 लेने के तरीके 4, तो 4/10 पावर n। 5 के लिए क्या होगा कि 13579 में से मल्टीप्लाई करें, इवन नहीं आना चाहिए वरना 0 बन जाएगा, और माइनस में कर दें 5 नहीं लिया हो, तो 5/10 पावर n माइनस 4/10 पावर n। इवन 2 4 6 8 के लिए 1 से लेके 9 तक लें, 5 और 0 ना लें, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, और माइनस 1379 वाला। और केवल लास्ट 0 के लिए 1 में से 2 4 6 8 वाला, 1379 वाला, 5 वाला, तो 1 2 3 पार्ट जो हमने किए इनको माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। दिस इज द सॉल्यूशन।